अगले हिस्से पार्ट बी की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये कंटिन्यूएशन ही है हमारे प्रीवियस लेक्चर की, तो प्रीवियस सेशन की। तो थोड़ी देर पहले हमने लेक्चर कहाँ पे छोड़ा था, किस लफ्ज पे? डिस्प्रपोर्शनेट पे। कि जो हमारे अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने ऑडिट नहीं किया, लेकिन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्पेसिफिक एलिमेंट ऑडिट करने के लिए हमें इंगेज किया जाता है, तो हो सकता है, लाजमी नहीं लेकिन हो सकता है कि हमारे लिए प्रैक्टिकेबल ना हो ये ऑडिट करना स्पेसिफिक एलिमेंट या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। क्यों? इसकी रीजन हमने पढ़ी। एक रीजन थी डिस्प्रोपोर्शनेट वर्क रिक्वायर्ड बाय सर्टेन आईएएसएस में बी डिस्प्रोपोर्शनेट टू द एलिमेंट। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है कि आपने वेरिफिकेशन ओपिनियन देना है एक एलिमेंट पे, लेकिन काम करना पड़ जाए 10 एलिमेंट जितना। डिस्प्रोपोर्शनेट इसी को कहेंगे ना। अच्छा, कल आपको एक एग्जांपल दी थी, ऐसी सिचुएशन, ऐसा एरिया जिसमें गोइंग कंसर्न रेलिवेंट नहीं है असम्पशन। वो कौन सा था? टैक्स बेसिस। टैक्स वालों को कोई कंसर्न नहीं होता, चाहे कंपनी डूबे चाहे तरे, टैक्स तो दो। आज एक एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं जिसमें गोइंग कंसर्न असम्पशन रेलिवेंट है। कल दी थी एग्जांपल नहीं है, आज एग्जांपल क्या है? रेलिवेंट है। वो है अकाउंट्स रिसीवेबल। अगर आप अकाउंट्स रिसीवेबल का ऑडिट करने जा रहे हो तो गोइंग कंसर्न असम्पशन रेलिवेंट है। कैसे रेलिवेंट है भाई, खुद बताइए। हमने किसी के साथ उधार किया कि भाई उधार सामान बेच दिया, उसने कहा 3 महीने बाद पैसे दूंगा। अब अगर फर्ज कीजिए गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट हो जाती है, 1 महीने के अंदर अंदर हमने अपना बोरिया बिस्तर बेच के मार्केट से आउट होना है, क्या उतने ही पैसे मिल सकेंगे डेटर से जितने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रिकवर होते? नहीं। वो हो सकता है उसे पता चले हम निकलने वाले हैं, वो मिले ही ना, ओके चलो ठीक है भाई ऐसे चले जाओ, या हम उसे कहें कि भाई जल्दी, ओके थोड़े से पैसे हैं इतने लेने हैं तो बोलो। तो इसका मतलब है हमारे एंटिटी की गोइंग कंसर्न असम्पशन अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तो रेलिवेंट है ही या जनरल पर्पस में। अगर सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल का ऑडिट कर रहे हो तो उसके लिए भी रेलिवेंट होगी, उसकी मेजरमेंट इफेक्ट होगी। एग्री करते हैं जी? yes, तो इसका मतलब कल सीखा था गोइंग कंसर्न असम्पशन टैक्स बेसिस के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, आज क्या सीख रहे हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए एप्रोप्रिएट है, टैक्स के लिए नहीं। क्या करते हैं आप? ऐसे ना करें। ऐसे तो नहीं है कि कल कोई कंसर्न सिखाया आज उसके लिए सिखा दूंगा, नहीं। कल एग्जाम्पल दी थी एप्रोप्रिएट नहीं है गोइंग कंसर्न, आज एग्जांपल है गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए। अब आप खुद सोचें, क्या अकाउंट्स रिसीवेबल का ऑडिट करते हुए गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस को चेक करना चाहिए? अगर तो हमने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट किया होगा ना, तो हमने ऑलरेडी असेस कर लिया होगा उधर, इधर कोई करने की जरूरत नहीं है। ये काम प्रोपोर्शनेट हो गया। अब डिस्प्रोपोर्शनेट सुने, अगर हमने कंप्लीट सेट का ऑडिट नहीं किया, सिर्फ रिसीवेबल का ऑडिट करने जा रहे हैं, क्या गोइंग कंसर्न असम्पशन की असेसमेंट रेलेवेंट है? गोइंग कंसर्न असेस करना पड़ेगी। कैसे असेस करेंगे? वो सारा काम जो आईएएस 570 कहता है, वो सब्सिक्वेंट इवेंट भी कहता है, अब वो लीगल केसेस का भी कहता है, वो ईयर एंड के बाद जहां से कैश कलेक्शन हो रही है, पेमेंट हो रही है, वो भी कहता है। वो हमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज की मेजरमेंट रेशियोज वो भी मेजर करने को कहता है। वो हमें फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने को भी कहता है, वो डेट इक्विटी रेशियो का एनालिसिस करने को भी कहता है। वो जो लोन कोविनेंट्स हैं, लोन एग्रीमेंट्स हैं, उनकी कंप्लायंस को भी चेक करने का कहता है। वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस चेक करने को भी कहता है। तो बताइए तकरीबन सारा ऑडिट वाला ही काम नहीं करना पड़ गया? इस गोइंग कंसर्न को चेक करने के लिए क्या बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ गया? तो बहुत ज्यादा है। तो बताइए ये प्रोपोर्शनेट है कि डिस्प्रोपोर्शनेट? के काम करने आए थे अकाउंट्स रिसीवेबल को सिर्फ वेरीफाई करने में, लेकिन चूंकि उसके लिए गोइंग कंसर्न रेलिवेंट है तो हमें और भी बहुत से एरियाज पे काम करना पड़ गया, जो कि हो सकता है सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल को वेरीफाई करने से ज्यादा हो। डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। तो मुझे बताइए अब क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे ठीक है हम कर देते हैं, आप हमें एक एरिया की फीस दे दें, हम बाकी के एरिया गोइंग कंसर्न की वेरिफिकेशन को करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए फ्री में करें? ऐसे करेंगे क्या? नहीं। आप कहेंगे भाई दो ही रास्ते हैं, दो ही रास्ते हैं, इतने पैसों में हम इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते, दो प्रैक्टिकेबल नहीं है। दो रास्ते। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता यह है कि जिससे ऑडिट करवाया है ना कंप्लीट, उसी से करवा लो। अच्छा, स्टैंडर्ड इसका जिक्र नहीं करता इस ऑप्शन का, लेकिन प्रैक्टिकली ये स्टेशन है। दूसरा तरीका क्या है? अगर हमसे ही करवाना है तो फिर इसको किसी और एंगेजमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखिए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर भी ऑडिट जैसी ही होती है, उसमें ऑडिट नेचर के प्रोसीजर ही परफॉर्म होते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि उसमें जो क्लाइंट प्रोसीजर कहे वो परफॉर्म करते हैं, आईएसए वाले नहीं। इसी वजह से ओपिनियन भी नहीं होता, लेकिन ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, और उसमें हो सकता है मिस स्टेटमेंट भी सामने आ जाए, वो भी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ओपिनियन नहीं देते। ये बात समझ आ गई? डिस्प्रोपोर्शनेट वाली, नॉट प्रैक्टिकेबल वाली समझ आ गई? नॉट प्रैक्टिकेबल। चलिए, तो ये काम आपने किस वक्त देखना है? एक्सेप्टेंस के वक्त। चलिए, एक्सेप्टेंस का डिसीजन हो गया,
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिसीजन है हमारा, सॉरी स्टेज है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। इसमें क्या करेंगे? प्लानिंग और परफॉर्मेंस करेंगे। प्लानिंग और परफॉर्मेंस के कौन से स्टैंडर्ड है? ISA 300 200 के कुछ स्टैंडर्ड, एंड वाले 260 265, ठीक है। ISA 300 के स्टैंडर्ड्स, 400 के, 500 के, 600 के, यही है ना प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड? नहीं यार, क्या है यार, और यही है, यही है। 300 की सीरीज प्लानिंग से रिलेट करती है नॉर्मली, और 500 600 की सीरीज परफॉर्मेंस से रिलेट करके नॉर्मली। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली कहता है कैसे आपके इस प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके 805 को कैसे एंगेजमेंट को अफेक्ट करेंगे। 260 कौन सा स्टैंडर्ड है? 260 क्या बताता है? कम्युनिकेशन विद दो चाबी गवर्नेंस एंड सिर्फ दो चाबी गवर्नेंस। आइए, कहता है दो चाबी गवर्नेंस जो कंप्लीट सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, क्या वही रिस्पॉन्सिबल होंगे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नहीं, इसका मतलब है कंप्लीट सेट के लिए दो चाबी गवर्नेंस की डेफिनेशन कुछ हो रहा है, सिंगल के लिए वहां भी कुछ और होंगे ना, हो सकता है किसी एक की जिम्मेदारी लगाई हो बस। 580 कौन सा स्टैंडर्ड है? रिटन रिप्रेजेंटेशन। क्या फर्क है इसका नॉर्मल ऑडिट में और 805 में? क्या फर्क है? उसमें जनरल ऑडिट में सारी की सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसमें सिंगल। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। इसमें अगर रिसीवेबल का ऑडिट, पेएबल्स का ऑडिट कर रहे हैं, पेएबल का और लिटिगेशंस के बारे में, रिसीवेबल का ऑडिट कर रहे हैं और लिटिगेशन के ऊपर आपने उसे रिप्रेजेंटेशन लेने गए, एक लगाएगा। क्यों? इसका तो ऑडिट करवाना ही नहीं, ये बात हुई ना। तो 580 की एप्लीकेशन डिफरेंट है, जनरल ऑडिट में डिफरेंट। फर्क समझ आ गया? और क्या फर्क है? 320 कौन सा? मटेरियलिटी। जनरल ऑडिट में मटेरियलिटी डिटरमिन करते हैं, लेकिन 805 में हाँ करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इसमें एक ही एरिया है, एक ही एरिया है, तो मटेरियलिटी लेवल कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। तो प्रोसीजर्स कम होंगे कि ज्यादा? बढ़ जाएंगे। ये चीज 330 ये ऑडिट एविडेंस का। अच्छा, 315 है रिस्क असेसमेंट का, उसके बाद 330 आता है। 330 आता है कि प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें उसने 315 का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है 315 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 805। हाँ, चाय भी गए हो ना, है ना? पक्का। अब जलिए दिमाग की बत्ती। यस, क्योंकि वो जिसका जिक्र यहाँ, ये स्पेशल कंसिडरेशन नाम ही इस वजह से कि जिसका जिक्र नहीं कर रहे वो वही अप्लाई। हाँ, वो ये कह रहा है कि अगर फर्ज कीजिए आपने ही ऑडिट प्रोसीजर कंप्लीट सेट के ऑडिट किया, आप ही सिंगल का कर रहे हैं, तो इसके कुछ ना कुछ काम ज्यादा करना होगा, सिंगल में काम ज्यादा करना होगा, लेकिन कुछ ना कुछ काम तो आपने कंप्लीट सेट के ऑडिट में कर लिया होगा। क्या उस एविडेंस को इधर यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, उसने इजाजत दी है। देखा? ठीक है, तो इंटर रिलेटेड कर सकते हैं। इंटर रिलेटेड के ऊपर भी हमने एविडेंस ऑब्टेन करना जो इंटर रिलेटेड आइटम होगी, और जो ऑडिट कंप्लीट सेट में एविडेंस ऑब्टेन किया उसको यूज कर सकते हैं। अब आगे ऑडिट रिपोर्ट एंड ओपिनियन। भाई प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस हो गया, जिन जिन स्टैंडर्ड में फर्क था वो डिस्कस कर लिया, जिनको डिस्कस नहीं किया मतलब वो एज इट इज अप्लाई होंगे जो नॉर्मल रेगुलर ऑडिट होते हैं। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट में ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे? पक्का करेंगे। उसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे जरा गौर से सुनिए। टाइटल होगा, एड्रेस, ओपिनियन अनमोडिफाइड या मॉडिफाइड? दोनों हो सकते हैं, ये अहम चीज, दोनों हो सकते हैं। अच्छा एक मिनट आ रहे, हाँ एक रिपोर्ट में एक ही होगा, सॉरी रीफ्रेज कर लेता, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब ठीक है, और मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अनमोडिफाइड हो? अब गौर से जवाब देना आपने, इसके साथ अगला कंसेप्ट जोड़ना मैंने। क्या ऐसा पॉसिबल है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन अनमोडिफाइड हो और सिंगल एलिमेंट पे ओपिनियन अनमोडिफाइड हो?
हो सकता है। अगला सुने दूसरा केस, कैसा हो सकता है कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन अनमोडिफाइड हो और सिंगल एलिमेंट के ऊपर, अकाउंट्स पेएबल के ऊपर ओपिनियन मॉडिफाइड हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि मटेरियलिटी लेवल डिफरेंट है और सिंगल का मटेरियलिटी लेवल है। अगर मटेरियलिटी लेवल है फर्ज कीजिए 1 मिलियन का और ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और सिंगल में 5 लाख है और क्रेडिटर की अंडर स्टेटमेंट है 7 लाख से, सिंगल का कम होता है ना, अभी आपने खुद बताया सिंगल का मटेरियलिटी लेवल कम है, ओवरऑल का ज्यादा है, तो ओवरऑल लेवल पे इमटेरियल होगी मिस स्टेटमेंट, उधर मॉडिफाइड ओपिनियन, लेकिन सिंगल में मटेरियल हो जाएगी क्वालिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब है कंप्लीट में अनमोडिफाइड, सिंगल में अनमोडिफाइड पॉसिबल है, कंप्लीट में अनमोडिफाइड, सिंगल में क्वालिफाइड, ये भी पॉसिबल है। अच्छा अब सुनिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंप्लीट सेट पे क्वालिफाइड ओपिनियन और सिंगल पे अनमोडिफाइड ओपिनियन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हाँ, क्योंकि अकाउंट पेबल के अलावा बाकी एरिया में स्कोप लिमिटेशन हो, या अकाउंट्स पेबल के अलावा बाकी एरिया में मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसका जवाब सुने, स्टैंडर्ड क्या जवाब देता है। सवाल क्या था, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्वालिफाइड ओपिनियन हो और सिंगल पे अनमोडिफाइड? स्टैंडर्ड कहता है इट डिपेंड्स। अगर तो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिस स्टेटमेंट्स, गौर से सुनेगा, जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है वो सिंगल एलिमेंट से रिलेट नहीं करती, तो फिर सिंगल में अनमोडिफाइड और उधर क्वालिफाइड। लेकिन अगर वो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन सिंगल से रिलेट करती है तो इधर भी मॉडिफाइड ओपिनियन। बात समझ आ गई? अगर कंप्लीट रिपोर्ट इस वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन दिया क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट ठीक नहीं थी, हम ओपिनियन दे रहे हैं अकाउंट्स पेएबल के ऊपर, तो क्या उधर क्वालिफाइड ओपिनियन है? इधर सिंगल पे कौन सा ओपिनियन आएगा? फिर से तसल्ली से सुन ले, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन क्वालिफाइड है क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट सही कैलकुलेट नहीं की गई। सिंगल एलिमेंट में हम अकाउंट्स पेएबल के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, क्या अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं? सिंगल दे सकते हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन रिलेट नहीं करते। और अगर सिंगल में डेटर्स के ऊपर ही ओपिनियन एक्सप्रेस करना हो तो फिर सिंगल पे अनमोडिफाइड ओपिनियन प्रोबेबली नहीं। क्यों नहीं है? उससे रिलेट करता है। बात समझ आ गई? कंप्लीट की क्वालिफिकेशन में भी रिलेट करे, में भी ना करे। ठीक है, अच्छा एक सिर्फ आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया कंसेप्ट समझ आ गया, वरना नहीं। अगर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन क्वालिफाइड दिया क्योंकि फिक्स एसेट्स की क्लासिफिकेशन गलत थी, फिक्स एसेट्स को करंट एसेट में क्लासिफाई कर दिया था, और हमें अब सिंगल एलिमेंट में फिक्स एसेट्स के ऊपर ही ओपिनियन देना है, क्वालिफिकेशन रेलिवेंट है कि नहीं? कंप्लीट की क्वालिफिकेशन मर्जी है आपकी। रेलिवेंट है? कैसे रेलिवेंट है? क्लासिफिकेशन का मतलब है अमाउंट ठीक थी, फिक्स एसेट्स को करंट में क्लासिफाई कर दिया था, तो कंप्लीट इस वजह से अमाउंट ठीक थी। मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा क्लासिफिकेशन की गलती है। हाँ जी, चले इस पे आप डाउट आगे चलते हैं। सेल सारी की सारी सेल्स को अदर इनकम में क्लासिफाई कर दिया, अब ठीक है? अब ठीक है? कौन सा ओपिनियन देंगे? कंप्लीट सेट में क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। हमें अगर सिर्फ सेल्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करने को कहा गया है तो क्या क्लासिफिकेशन की मिस स्टेटमेंट सिंगल एलिमेंट के लिए रेलिवेंट होती है? स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए रेलिवेंट होती है? नहीं होती, क्योंकि वो उसकी अमाउंट तो पूरी होगी।
तो क्लासिफिकेशन, तो इसका सारी डिस्कशन एग्जांपल जो हैं उसके बाद क्या हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं? कंक्लूजन आपके सामने रख रहा हूं, यस या नो करना है कि सम टाइम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिफिकेशन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एलिमेंट के लिए रेलिवेंट है, सम टाइम रेलिवेंट नहीं है। भाई एग्री करते हैं सारे? शुक्र है। क्लासिफिकेशन सिंगल के लिए रेलिवेंट नहीं होती क्योंकि सिंगल में आप सिर्फ एक चीज रिपोर्ट कर रहे हैं, तो डिस्क्लोजर भी उससे रिलेटेड ही होंगे। भाई अगर करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों के ऊपर रिपोर्ट दे रहे हो तो हमने देखना कि अपने अपनी जगह पे आए हो। अगर ओपिनियन ही एक चीज के ऊपर दे रहे हैं, आपका क्या हाल है? डेटर्स पे जब हम ओपिनियन देते हैं तो लिखते हैं ये करंट एसेट्स हैं और उसके अंदर डेटर लिखते होंगे कि सिर्फ डेटर्स लिख के ओपिनियन दे देते हैं, डेटर्स लिख के, क्योंकि कंप्लीट के ऊपर ओपिनियन तो नहीं दे रहे। तो क्लासिफिकेशन सिंगल को इफेक्ट नहीं करती। क्लासिफिकेशन की मिस स्टेटमेंट सिंगल एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट को इफेक्ट नहीं करती, वो इफेक्ट कर सकती है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर सकती है। उधर आपने करंट एसेट नॉन करंट में, नॉन करंट करंट में लिख दिए कंप्लीट कार्ड करते हुए, तो सिंगल बैलेंस शीट पे अगर ओपिनियन देते तो वो इफेक्ट करेगी। अब ये आपने गौर से केस स्टडी में देख लेना है इफेक्ट करती है कि नहीं। भाई देखेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि कंप्लीट की मॉडिफिकेशन सिंगल को इफेक्ट कर रही है कि नहीं, डिसाइड कर लेंगे। एमसीक्यू मटेरियल अनसर्टेनिटी, सॉरी ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन आएगा। कौन सा ओपिनियन होगा तो बेसिस ऑफ ओपिनियन आएगा? ए भाई कौन सा ओपिनियन होगा तो बेसिस ऑफ ओपिनियन आएगा? दोनों में से कोई भी, कोई ना कोई मछली फंसी जाती है हमेशा। तो भाईजान हर केस में आएगा, चाहे अनमोडिफाइड ओपिनियन हो फिर भी बेसिस ऑफ ओपिनियन आएगा, मॉडिफाइड हो फिर भी आएगा। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न 800 के ऑडिट में आया था स्पेशल पर्पस में मटेरियल अनसर्टेनिटी। हाँ उसमें भी था इफ रेलिवेंट, इसमें भी है इफ रेलिवेंट। ठीक है, सम टाइम रेलिवेंट होगा, सम टाइम नहीं होगा, डिपेंड करता है। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा कब? अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बना फिर आएगा। अदर मैटर, हाँ ये है कमाल की बात, अदर मैटर पैराग्राफ आएगा कि नहीं? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में अदर मैटर आता था? ये ले शाबाश। 800 की रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ आता था। किस केस में? इधर भी सेम कंसेप्ट, लेकिन इधर एक और कंसेप्ट है, इधर एक और कंसेप्ट। अगर कंप्लीट पे क्वालिफाइड ओपिनियन हो, सिंगल पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, सिंगल या स्पेसिफिक पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, दे सकते हैं। आगे पूरी बात करें, अगर रेलिवेंट ना हो। अब गौर से सुने, अगर कंप्लीट पे ओपिनियन मॉडिफाइड है और वो रेलिवेंट है सिंगल या स्पेसिफिक से, तो सिंगल का ओपिनियन भी मॉडिफाइड। एग्रीड? अगली बात सुने गौर से, अगर कंप्लीट पे मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है या कंप्लीट पे, लेकिन वो सिंगल या स्पेसिफिक से रिलेट नहीं करती, तो सिंगल या स्पेसिफिक पे कौन सा ओपिनियन? अनमोडिफाइड। लेकिन क्या इस सिंगल स्पेसिफिक के यूजर को यह बता देना चाहिए कि इस पे तो अनमोडिफाइड ओपिनियन है लेकिन कंप्लीट के ओपिनियन मॉडिफाइड था? बेहतर है कि नहीं बताना? कैसे बताएंगे? अदर मैटर पैराग्राफ में ऐड, क्या ऐड कर देंगे? हाँ ये वाला स्पेसिफिक एलिमेंट या सिंगल फाइनेंशियल एलिमेंट पे ओपिनियन तुम्हारा अनमोडिफाइड है, लेकिन वो कंप्लीट वाला मॉडिफाइड। अब एक स्टूडेंट कहने लगा, बड़ा हैरान परेशान, कहने लगा सर आपने 705 में कुछ और पढ़ाया है, 805 में कुछ और पढ़ा रहे हैं। क्या कहने लगा? कुछ और पढ़ाया, 805 में कुछ और। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा 705 में आपने कहा था कि अगर क्वालिफाइड ओपिनियन हो तो ओपिनियन सेक्शन में आएगा। मैंने कहा बिल्कुल कहा था। कहता है 805 में आप कह रहे हैं अगर क्वालिफाइड ओपिनियन देना हो तो अदर मैटर में देना है।
हाँ, इधर इधर असल में जिस पे रिपोर्ट दे रहे हैं ना उसका ओपिनियन इधर ही आएगा। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट का ओपिनियन इसी खाने में आएगा। इधर कौन सा ओपिनियन आ रहा है? इधर वो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बता रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे। समझ रहे हैं? ये बहुत अहम कंसेप्ट है, ये 8-10 में भी आएगा बार बार, और अगर अभी समझ नहीं आया ना तो तंग करेगा। उधर फिर आप पूछेंगे कि सर क्वालिफाइड ओपिनियन अदर मैटर में क्यों आ रहा है? क्वालिफाइड ओपिनियन तो समझ आया क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि ये क्वालिफाइड ओपिनियन इसका नहीं है, सिंगल फाइनेंशियल सेट का नहीं है, स्पेसिफिक कंप्लीट सेट का है। ये बात समझ आ गई? फिर आगे रूटीन की अदर इंफॉर्मेशन इफ रेलिवेंट, क्या मतलब? अगर अटैच कर रहे हैं अदर ऑडिट रिपोर्ट के साथ दूसरी इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी रूटीन का। और ये क्या, ये की ऑडिट मैटर किधर है? की ऑडिट मैटर किधर है? इंक्लूड नहीं किया जाता। ये चीज एक ही तो मैटर है, शाबाश। उसमें भी क्या किया ऑडिट मैटर? उसके ऊपर तो ओपिनियन दे रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा की ऑडिट मैटर आएगा। अच्छा, कल 800 वाले में की ऑडिट मैटर हमने इंक्लूड किया था कि नहीं? हाँ, 800 रिक्वायर नहीं करता, लेकिन वो मना भी नहीं करता। रिक्वायर नहीं करता, मना भी नहीं करता, ये मना करता है। आगे, इफ सेम ऑडिटर engaged to audit complete set as well as single। समझ आ गया कंसेप्ट क्या कह रहा है? तो क्या करेंगे? कह रहा है इफ बोथ ओपिनियंस आर पब्लिश टुगेदर, यानी कंप्लीट सेट का ओपिनियन और सिंगल का ओपिनियन दोनों इकट्ठे छाप के भेजने हैं। ऑडिटर शुड इंश्योर दैट कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट। दोनों डिफरेंशिएटेड हो, अलग अलग, बिल्कुल पास पास करके ना उनको जोड़ दिया हो। लॉजिकल है ना? ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्लियरली डिफरेंशिएट करें। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस सेपरेट ओपिनियन फॉर ईच एंगेजमेंट। जाहिर है दोनों एंगेजमेंट लादा है तो ओपिनियन भी लादा होगा, लेकिन असल कहानी आगे है क्या? इन द सिंगल ऑडिट रिपोर्ट आर इन 2 डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों अलग-अलग होनी चाहिए, कंप्लीट भी और सिंगल भी, लेकिन ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं, सेम भी। क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या कह रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रहा है डिफरेंशिएटेड हो, अंडरलाइन करें डिफरेंशिएटेड को, अंडरलाइन करें। कह रहा है ये अलग-अलग ही हो, लेकिन मेरी ऑडिट ओपिनियन की खैर है। वो अलग-अलग भी हो सकते हैं, एक रिपोर्ट में भी हो सकते हैं। अब मुझे बताइए, क्या हमने किसी और जगह ये कंसेप्ट पढ़ा था एक रिपोर्ट 2 ओपिनियन? एक रिपोर्ट 2 ओपिनियन, एक रिपोर्ट में 2 ओपिनियन। हाँ, एक 7-10 में पढ़ा था, इस साल पे भी पिछले साल पे भी। सिर्फ इसी साल पे 2 ओपिनियन कहीं पढ़े? एक ही साल के ऊपर 2 ओपिनियन एक ही रिपोर्ट में? सोचे 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 सोचे, एक ही रिपोर्ट के अंदर 2 ओपिनियन। एक एग्जांपल हमने 7-10 की, वो ठीक है, उसमें 2 डिफरेंट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उसके ज्यादा क्लोज एग्जांपल। उसमें भी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती थी ना, लेकिन फर्क क्या होता था? एक इस साल की कंप्लीट, एक पिछले साल की कंप्लीट। इसमें भी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी आपको पता है ऑडिट रिपोर्ट एक भी हो सकती थी, उसके अंदर दोनों अलग अलग भी हो सकती थी। अलग अलग कब होती थी? जब प्रीडिसेसर ऑडिटर, याद है कि नहीं? ये भी वही कंसेप्ट है कि सेम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी 2 ओपिनियन हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम है। लेकिन एडिशनली क्वेश्चन बुक 5-10 में स्प्लिट ऑफ ओपिनियन, स्प्लिट ऑफ ओपिनियन याद आया? हाँ जी, अगर आपके इनकम स्टेटमेंट गलत है लेकिन बैलेंस शीट ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है, क्या आप सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, या सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन और बाकी के ऊपर अनमोडिफाइड?
ये 5-10 की एक एग्जांपल है, जहां तक मुझे याद है 5-10 की है ना, 5-10, इसे स्प्लिट ऑफ ओपिनियन का नाम दिया था हमने। चलिए बाहर वापिस आए, 7-10 को जहन में लाके मुझे बताइए, क्या एक ऑडिट रिपोर्ट में 2 ओपिनियन आ सकते हैं? ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मॉडिफाइड। अगर कंप्लीट वाली रिपोर्ट मॉडिफाइड हो, कौन सी वाली? ये डिस्कस कर लिया अभी, जो एग्जांपल दी थी ना आपको, वो यहीं से उठाई थी। कह रहा है इट मे और मे नॉट हैव इंप्लीकेशन फॉर ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट। अगर कंप्लीट सेट का ओपिनियन मॉडिफाइड है तो इट मे और मे नॉट हैव इंप्लीकेशन। कब मे हैव इंप्लीकेशन? डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट की थी और हमें उसकी वजह से कंप्लीट का ओपिनियन मॉडिफाइड, हमें अब कहा जा रहा है फिक्स एसेट्स के ऊपर सेपरेट ओपिनियन दो। रेलिवेंट है कि नहीं मॉडिफिकेशन? और क्लासिफिकेशन की मिस्टेक है, वो सिंगल के लिए। अब आखिरी कंसेप्ट सुने, अहम जो इस स्टैंडर्ड का है, इफ एडवर्स। अच्छा अब ये ध्यान से सुनना है, ये ध्यान से सुनना और समझना है। ये 8-10 में भी कंसेप्ट आएगा मिलता जुलता। इफ एडवर्स आर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिफाइड नहीं था, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्यों भला? क्योंकि एडवर्स और डिस्क्लेमर में सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तबाही फेरी होती है। क्वालिफाइड में फिर भी कुछ ना कुछ सफाई होती है, एक आधा एरिया में गड़बड़ा, बाकी साफ सुथरा। लेकिन एडवर्स और डिस्क्लेमर में सारी फाइनेंशियल कह रहे अगर कंप्लीट पे क्वालिफाइड ओपिनियन था, सिंगल पे अनमोडिफाइड भी हो सकता है क्वालिफाइड में। लेकिन अगर कंप्लीट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो, सिंगल पे क्या ये बता रहा है, कह रहा है अगर तो आप ऑडिट करें ना सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये वाहिद कंसेप्ट है पूरे स्टैंडर्ड में जिसमें उसने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट रखा है, सिंगल एलिमेंट का डिफरेंट रखा है, स्पेसिफिक एलिमेंट का, वरना इकट्ठा ही डिस्कस करता है। कहा अगर तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इसका ऑडिट करें, कंप्लीट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन कभी भी अनमोडिफाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो तबाही सारी फिरी है, तो ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी तबाहशुदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेजर पोर्शन है। तो ये कैसे हो सकता है कि उधर आपके सारे के सारे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बड़ा हिस्सा जो है बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट, उसको आप कह दें इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? हो सकता है? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर कुछ बात समझ आ रही। अब आगे चलें। लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट हो, उसका हो सकता है कुछ हिस्सा बच गया हो, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा बच गया हो। भाई अगर फर्ज करें कोई बंदा कहे ओ मेरे घर में आग लगी, उसने हर चीज को तबाह करके रख दिया, सिर्फ ये डीप फ्रीजर बच गया, तकरीबन हर चीज को तबाह कर दिया, सिर्फ ये डीप फ्रीजर बच गया। यकीन करेंगे? यकीन करने नहीं आता ना। आप कहेंगे भाई कोई छोटी मोटी चीज बची होती तो फिर भी हमें तो, डीप फ्रीजर इसको कुछ भी नहीं हुआ, इस तक आग आते आते दाएं बाएं इसके तवाफ 2-4 करके निकल गई आगे, इसको कुछ भी नहीं चढ़ा। ये कैसे? नहीं हो सकता ना। आप कहेंगे नहीं, गलत कर। इसीलिए उसने कहा ये है आपका डीप फ्रीजर सिंगल, ये पूरा घर आपका नहीं, सॉरी किसी का वो है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल ना पूरा घर। अगर पूरा घर तबाह हो गया, क्या डीप फ्रीजर बाकी बच सकता है? कहता नहीं, इसके ऊपर कभी भी फाइनेंशियल, लेकिन क्या मोबाइल बच सकता है? कहता है सिंगल एलिमेंट पे आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो सिंगल एलिमेंट मेजर नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा होना चाहिए। सिंगल एलिमेंट मेजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, दोनों को आपने इकट्ठा पब्लिश नहीं करना, सिंगल एलिमेंट को और कंप्लीट को, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी सी आ जाएगी ना, अलग अलग करो। और ऑडिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ फ्रॉम डूइंग सो, यानी अलग अलग पब्लिश करने की इजाजत हो, लॉ ने मना ना किया हो, लॉ की तरफ से कोई पाबंदी ना। फिर ऐसा पॉसिबल है कि कंप्लीट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर हो और सिंगल पे
अनमोडिफाइड। क्लियर है? फिर से जरा कंसेप्ट को पक्का, अब जो मैं 2-3 सवाल पूछूंगा या तो कंसेप्ट आपका पक्का होगा या बिल्कुल ही फारग हो जाएगा। कंप्लीट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन, सिंगल एलिमेंट की रिपोर्ट, सिंगल एलिमेंट का ओपिनियन अनमोडिफाइड हो सकता है? वो अनमोडिफाइड कंप्लीट, ये अनमोडिफाइड हो सकता है? हो सकता है? कोई कंडीशन नहीं। रेलिवेंट को अनमोडिफाइड है कंप्लीट का, इधर कौन सी रेलिवेंट आ गई? क्या है ये? फिर से कंप्लीट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन सिंगल एलिमेंट पे अनमोडिफाइड हो सकता है? कंप्लीट पे क्वालिफाइड ओपिनियन सिंगल पे अनमोडिफाइड हो सकता है? शर्त क्या है? एक शर्त है, रेलिवेंट ना हो। कंप्लीट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर सिंगल पे अनमोडिफाइड हो सकता है? स्पेसिफिक एलिमेंट पे हो सकता है? कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन। फिर से उधर अनमोडिफाइड कंप्लीट, इधर भी अनमोडिफाइड, स्पेसिफिक एलिमेंट ही समझना सारा। उधर का मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इधर का मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट। उधर अनमोडिफाइड, इधर अनमोडिफाइड हो सकता है? कंडीशंस कितनी? 0। उधर क्वालिफाइड, इधर अनमोडिफाइड हो सकता है? कंडीशन कितनी? 1। कौन सी? नॉट रेलिवेंट। उधर डिस्क्लेमर या एडवर्स अनमोडिफाइड हो सकता है? 3 कंडीशन। कौन सी? मेजर ना हो, पब्लिश टुगेदर ना हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो। ठीक है, ये है जी हमारा 80। अब वो कह रहा है अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे उसमें आपको 3 रिपोर्ट के फॉर्मेट मिलेंगे, उसमें जो 80% चीजें तो कॉमन होंगी। कौन सी वाली? रेगुलर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा ही, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा ही, ओपिनियन आधा हिस्सा वैसा ही, आधे में आपको पता चलेगा सिर्फ एक सेट का जिक्र कर रहा है, यह एक एलिमेंट। ठीक है, आईएसए अब ये 3 आईएसए 805 में 3 फॉर्मेट है रिपोर्ट के, एक इलस्ट्रेशन 1, 2, 3। देखते हैं इनमें फर्क क्या है। पहली इलस्ट्रेशन जो है ना, इसमें सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं हम। किसका? और वो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है? बैलेंस शीट। फ्रेमवर्क कौन सा है? यूजर्स कौन से? वाइड रेंज ऑफ यूजर। मुझे बताइए क्या इसकी रिपोर्ट में इलस्ट्रेशन 1 में आपको एमसीक्यू मैटर मिलेगा? नहीं। क्यों? स्पेशल नहीं है। अदर मैटर मिलेगा? अगर सिर्फ यूजर को सामने रखे तो अदर मैटर नहीं आएगा, किसी और रीजन की वजह से आ सकता है, मैं एग्री करता हूं। इलस्ट्रेशन 2, इसमें भी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कौन सी? कैश रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट। फ्रेमवर्क कौन सा है? हाँ, रिसीट एंड पेमेंट स्पेशल फ्रेमवर्क है ना। और यूजर कौन से हैं? कौन है यूजर वाला? क्राइटेरिया जिन्होंने कहा कि हमें कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन चाहिए। जब आप इसकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, इसमें ओपिनियन होगा? एमसीक्यू मैटर होगा? क्यों होगा? अदर मैटर होगा? क्यों होगा? शाबाश। तो इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 में फर्क क्या है? फ्रेमवर्क का और यूजर का। सब्जेक्ट मैटर दोनों में सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। ठीक है। 805 इलस्ट्रेशन 3 स्पेसिफिक एलिमेंट है। कौन सा? फ्रेमवर्क कौन सा है? स्पेशल। यूजर कौन से हैं? यूजर रेगुलेटर कोई। एमसीक्यू मैटर होगा? हाँ। अदर मैटर होगा? शाबाश। क्लियर? ये था हमारा स्टैंडर्ड। केस स्टडी भी कर लो। आशा क्यों निकल गया आपका? कर लीजिएगा, लेकिन छोटे मोटे कुछ सवाल पूछ लूं आपसे, वैसे अचानक मेरे जहन में आया। अगर कंप्लीट सेट, आपने इफेक्ट बताना है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एडवर्स ओपिनियन है, ठीक? इलस्ट्रेशन 1 है, इसकी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा? सिंगल एलिमेंट हो तो इलस्ट्रेशन 1 अनमोडिफाइड हो सकता है, लेकिन
गलत, ये सिंगल एलिमेंट है ही नहीं, स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। सिंगल एलिमेंट का सवाल ही नहीं था, सवाल सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था। अच्छा अब चलें, अब सुने, अब देख के इलस्ट्रेशन 3 है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया गया है कंप्लीट सेट पे, इसकी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया गया है, अब देखिए आपने कंप्लीट एनालिसिस नहीं किया, आपको पहले तो ये देखना चाहिए था कि वो रेलिवेंट है कि नहीं। अगर तो वो स्कोप लिमिटेशन इसी एरिया में थी तो इसका भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा, अगर वो रेलिवेंट हो गया तो। और अगर रेलिवेंट नहीं है तो इसका अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा, साथ में 3 कंडीशन लेके। और क्या इफेक्ट होगा रिपोर्ट पे? एमसो मेटर पैराग्राफ आएगा, शाबाश, किस वजह से? स्पेशल। और अदर मैटर किस वजह से? शाबाश, रिस्ट्रिक्शन, और साथ में अदर मैटर में ये भी बताना है कि कंप्लीट सेट का ओपिनियन डिस्क्लेमर रखा। ठीक है, कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर से जरा मुझे बताइए, जब कभी कंप्लीट, अब वो एग्जाम में ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रखेगा, एग्जाम में हमेशा कहेगा कंप्लीट का ओपिनियन मॉडिफाइड है केस स्टडी में, बताओ सिंगल के ऊपर अनमोडिफाइड दे सकते हैं कि नहीं? तो बताइए कंप्लीट सेट के ऊपर अगर ओपिनियन क्वालिफाइड है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन अनमोडिफाइड हो सकता है? हो सकता है। लेकिन अगर कंप्लीट डिस्क्लेमर या एडवर्स है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अनमोडिफाइड ओपिनियन हो सकता है? नहीं हो सकता, सिंगल एलिमेंट पे हो सकता है। ठीक है, आपने पहले देखना है रेलिवेंट है कि नहीं। यानी इसका मतलब यह हुआ, आप देखिए आखिरी सेंटेंस कह के बात खत्म कर रहा हूं, अगर समझ आ गया ना आपको तो मैं बहुत खुश हूंगा आपसे। वो कहता है एक जगह पे स्टैंडर्ड में, कहता है अगर कंप्लीट, थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूं अल्फाज को उसके, कह रहा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो स्पेसिफिक एलिमेंट की रिपोर्ट कंफर्म है मॉडिफाइड होगी। अगर रेलिवेंट है फिर भी, अगर रेलिवेंट नहीं है फिर भी रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी। रिपोर्ट अगर रेलिवेंट है फिर तो ओपिनियन ही मॉडिफाइड हो गया ना, और अगर कंप्लीट की मॉडिफिकेशन रेलिवेंट नहीं है तो एलिमेंट पे ओपिनियन अनमॉडिफाइड, लेकिन रिपोर्ट मॉडिफाइड की, और रिपोर्ट मॉडिफाइड। शाबाश शाबाश शाबाश, अदर मैटर में कंप्लीट की मॉडिफिकेशन को डिस्कस करना है। ये चीज ये खुश किया भाई, कुछ कुछ समझ आई। अब अगर घर जाएं आप और केस स्टडी कर लें और वो भी हल हो जाए तो क्या ही बात है, क्या ही बात है। नहीं आज परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर रही है भाई, कल आपने 5 बजे आगे बैठ जाना चलिए जी, क्लियर। ये आगे कोई फॉर्मेट शार्मेट तो नहीं है। ये क्वेश्चन है, चलते चलते छोटा सा क्वेश्चन, चलते चलते वह पुराना क्वेश्चन है, बस एक कंसेप्ट रिफ्रेश करने के लिए। कह रहा है योर फर्म हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय एनपी कॉर्पोरेशन, ए लोकल मैन्युफैक्चरर, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन अकाउंट्स पेएबल व्हिच इज ए कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सा स्टैंडर्ड है, कैसे पता चला 805? अकाउंट्स पेएबल, सबसे अहम लफ्ज क्या है इसमें? अकाउंट्स पेएबल, सबसे अहम लफ्ज क्या है? 805। ठीक है, उसमें स्पेसिफिक एलिमेंट। अब in this respect the engagement partner expects you to draft the auditor's report on the special purpose audit engagement। कह रहा है ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करो, required draft the auditor's report on above referred special audit assuming that there are no reservations। ड्राफ्ट करो, कर लेंगे। कंटेंट सारे वैसे जैसे 700 के हैं, सिर्फ आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लिखना। 700 में हम सारा कुछ लिख देते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज ऑफ नोट्स। ना, इधर क्या लिखना है? सिर्फ अकाउंट्स पेएबल लिख लेंगे। अच्छा, क्या ऐसे रहे जैसे 700 में बड़ी प्रैक्टिस हो आपकी? ये वही ड्राफ्ट कर सकता है जो 700 की रिपोर्ट ड्राफ्ट कर सकता है। वैसे अब ये क्वेश्चन नहीं, जब से ओपन बुक हुआ है ये इस तरह के क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट लिखी होती है, वो पागल है, मुझे छापा लगा देंगे आप सारा।
अब फिर किस तरह के आते हैं, इसी कंसेप्ट को वो कैसे टेस्ट करता है वाला? हाँ जी, रिपोर्ट या उसका कोई पैराग्राफ दे देगा इसका ओपिनियन का, क्या इसमें से एरर्स निकालो, कंसेप्ट वही है। देख रहे हैं इसका तरीका वारदात, कंसेप्ट वही टेस्ट कर रहा है, ड्राफ्टिंग का ही, लेकिन ऐसे ड्राफ्टिंग चेक कर रहा है कि आप स्टैंडर्ड खोल के देखते रहे फिर भी हेल्प ना हो। ठीक है, और अब की बार ये फिक्स एसेट्स का दे देगा एग्जांपल, जो कि है ही नहीं स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड ने एग्जांपल दी हुई है रिसीवेबल्स की, पेएबल की है, शायद रिसीवेबल की है। और कौन सी एग्जांपल थी? एक रिसीवेबल की एग्जांपल थी, एक कैश बेसिस की थी, कैश फ्लो की, और एक बैलेंस शीट की। भूल गए इतनी जल्दी? 3 सब्जेक्ट मैटर यही थे ना, पहला बैलेंस शीट था, दूसरा कैश फ्लो था, तीसरा रिसीवेबल था। क्लियर, समझ आया आपको? चलिए, केस स्टडी लाजमी अटेंड करनी है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।